नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आरटी एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को प्रतिवर्ष जो है 25% आरक्षण के साथ प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। तो ये प्रवेश की प्रक्रिया जानने के लिए इस वीडियो को हम देखते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 8 जून 2021 को एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो आरटी क्या है, इसमें निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश कैसे होगा और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो ये सब जानने के लिए कृपया आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(घ) के अनुसार जो है कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है और उसके बाद उसमें आवंटन किया जाता है स्कूलों का और ऑनलाइन लॉटरी खोली जाती है। तो इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रवेश के लिए क्या पात्रता होगी। तो प्रवेश के लिए इस योजना अंतर्गत आरटी की 2009 की धारा 12(1)(घ) के अनुसार प्रवेश के लिए वो बच्चे पात्र होंगे जो कि नंबर 1 वंचित वर्ग के। वंचित वर्ग से तात्पर्य यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि वंचित वर्ग का यहाँ पे जो मूल तात्पर्य है वो है ऐसे बच्चे जो कि या तो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं वो भी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हम आपको बता रहे हैं कि पहला जो प्रवेश के लिए पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी, विमुक्त जाति के लोग और निःशक्त जो बच्चे होते हैं वो, और HIV ग्रस्त बच्चे। तो इस तरह से ये बच्चे जो है आपके पात्र होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कमजोर बच्चों के लिए। तो कमजोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगे। अब कमजोर वर्ग के बच्चे कौन से आएंगे, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कमजोर वर्ग के बच्चों से क्या तात्पर्य है। तो कमजोर वर्ग के बच्चों से तात्पर्य यहाँ पे है गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चे और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चों के साथ ही अनाथ बच्चे भी इस योजना के पात्र हैं और अनाथ बच्चों में कमजोर वर्ग शामिल है। और इस बार एक मुख्य पॉइंट और बढ़ाया गया है कि जो माता पिता जो है जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण अभिभावक की मृत्यु हो गई, अनाथ हो गए बच्चे, तो वो बच्चे भी इस योजना के पात्र होंगे। तो यहाँ पर आर्थिक सहायता बच्चों को दी जाएगी, खाद्य सुरक्षा दी जाती है। तो ये योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत भी बच्चे पात्र इस योजना में होंगे। कमजोर वर्ग में जो कोविड-19 की वजह से जिन माता पिता की मृत्यु हुई है उनमें परिवार के अभिप्राय यहाँ पे पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से होगा। माता पिता की कोविड-19 में मृत्यु हुई हो, माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था लेकिन उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 में मृत्यु हो गई हो, तो वो भी यहाँ पर पात्र होंगे। तो पात्रता की श्रेणी हम यहाँ पर जान लेते हैं पहले। इसके अलावा यहाँ पे कोविड-19 के अलावा आप देखेंगे कि कोविड-19 में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का पूर्व में निधन हो चुका है लेकिन अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हो गई, यानी कि पिता की मृत्यु पहले हो गई और माता की बाद में हो गई, या माता की पहले हो गई और बाद में पिता की हुई, तो कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हुई वो भी पात्र हैं। बाल हितग्राही संरक्षक को भी चिन्हांकित किया गया है। तो इस तरह से ये पात्र होंगे। कमजोर वर्ग में आपका जो है एक तो BPL परिवार वाले, अंत्योदय कार्ड वाले, दूसरा आपका कोविड-19 की वजह से जिनकी मृत्यु हुई वो है, और वंचित वर्ग के SC ST और विमुक्त जाति के निःशक्त बच्चे और आपका HIV ग्रस्त बच्चे। इस तरह से ये पात्रता की शर्तें इसमें होगी। अब वंचित वर्ग का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो SC ST के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के हैं, ये हैं। तो जातियां कौन सी होगी वो भी हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो आपके विमुक्त जाति में आएगी, आपका बंजारा है, हावड़ा है, भाटू है, चंद्रवेदिया है, बैरागी, कंजर, सासी, बनछड़ा, मोधिया, कालबेलिया, भानभद, बगरी, नट, पारधी, बेदिया,
कुछ बंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी और सनोरिया, ये वंचित वर्ग के हैं। वंचित वर्ग से तात्पर्य इनका है। इसके अलावा बच्चों के पालक या अभिभावक के नाम पर जारी, जिनके नाम पर 1 ग्राम का पट्टा जारी है, वनाधिकार अधिनियम के तहत अगर उन्हें अधिकार पत्र जारी किया गया है तो वो भी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। विकलांग बच्चों की हम बात करें, विकलांग बच्चे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जिनको विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो बच्चे पात्र होंगे। HIV ग्रस्त बच्चे हैं तो जिन्हें HIV ग्रस्त बच्चों के बारे में मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है कि भाई ये HIV ग्रस्त बच्चा है, उनको भी जो है निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी। अनाथ हुए बच्चे हैं जिनको आर्थिक सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत, उनको भी यहाँ पे जो है पात्र घोषित किया गया है। कमजोर वर्ग में हमने आपको बताया है कि जीवन यापन करने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं जिनके पास वैध BPL कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, वो प्रवेश के लिए मान्य होंगे। अगर दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम से तो दस्तावेज मान्य होगा। यह कार्ड जिस जिले में बना है केवल उसी जिले के लिए प्रवेश हेतु आप आवेदन कर पाएंगे। अब शासन द्वारा अनाथ बच्चों को कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा गया है तो अनाथ बच्चे भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये जो है यहाँ पर अनाथ हुए बच्चों के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं कि निवास का प्रमाण क्या होगा, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो देखिए, या शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन शहरी क्षेत्र में दिलवाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होगा। इसमें कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों को हम समझ लें। जहाँ का आपका निवास का प्रमाण पत्र होगा वहीं पे आप अपने बच्चों को प्रवेश दिला पाएंगे। यानी कि अगर आप एक गांव के निवासी हैं तो उस गांव के आसपास के जो 5 स्कूल 6 स्कूल जो होंगे वो आपको चुनने होंगे और पहली प्राथमिकता उन्हीं स्कूलों को दी जाएगी। अगर उन स्कूलों में सीटें उपलब्ध नहीं होती है तो आप पड़ोस के अन्य स्कूलों को चुन सकते हैं, यानी कि दूसरे गांव के स्कूल को चुना जाएगा। तो इस तरह से आपके गांव की बसाहट, फिर आपके पास के गांव की बसाहट और उसके बाद आपके शहर की ओर आप बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्रमबद्धता होगी। अब ये कैसे माना जाएगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो जहाँ के आप निवासी हैं उस क्षेत्र के स्कूलों को आप चुन पाएंगे। अगर इसके लिए जो मान्य दस्तावेज होंगे वो मतदाता परिचय पत्र है, राशन कार्ड है और ग्रामीण क्षेत्र का कोई जॉब कार्ड है या रोजगार गारंटी योजना में आपका जॉब कार्ड है वो भी मान्य होगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल या कोई अन्य दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक अभिभावक का निवास का पता अंकित हो, ये जो दस्तावेज होंगे उन्हीं दस्तावेज के आधार पर आप बच्चों को एडमिशन दिला पाएंगे अपने चाहे क्षेत्र के अनुसार। मतलब अगर आपका निवास का पता, वर्तमान निवास का पता का प्रमाण अगर शहरी क्षेत्र का है तो आप शहरी क्षेत्र में बच्चों को प्रवेश दिला पाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्रामीण क्षेत्र में दिला पाएंगे। शहरी क्षेत्र में है तो आपको जो वार्ड में लगता है उस वार्ड के नजदीक के स्कूल आपको स्वतः उसमें दिखाई देंगे, आपको उन्हीं स्कूलों को चयन करना होगा, अदरवाइज आपका जो आवेदन है वो अमान्य अस्वीकृत हो जाएगा। उम्र के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर उम्र जो है नर्सरी और KG1, अगर आपका बच्चा 3 साल से 5 वर्ष का है, 3 से 5 वर्ष का, तो आप उसे नर्सरी, KG1 या KG2 के विद्यालयों में प्रवेश दिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5 से ज्यादा वर्ष का है लेकिन 7 से कम है तो कक्षा पहली में प्रवेश दिला सकते हैं। दूसरा, हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस योजना के अंतर्गत प्रवेश में जो है स्कूलों की पहली कक्षा में होगा, यानी कि आपके पड़ोस की कोई स्कूल है, MG गवर्नमेंट स्कूल है और उसकी पहली कक्षा नर्सरी है तो आपके बच्चे का प्रवेश नर्सरी कक्षा में होगा। और अगर आपका जो स्कूल जिसको आप चुन रहे हैं वो जो उसकी न्यूनतम क्लास है जिससे वो स्टार्ट हो रहा है वहीं से प्रवेश मान्य किया जाएगा, लेकिन यह प्रवेश आयु अनुरूप मान्य होगा। तो आप आयु अनुरूप बच्चों को प्रवेश दिला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीजें। दूसरी चीज शासन ने यहाँ स्पष्ट कर दी है कि भाई 2021 में बच्चा प्रवेश के लिए पात्र था लेकिन वहां पर आप जो है 2021 में बच्चे को प्रवेश नहीं दिला पाए हैं। ये देखिए, तो अगर सत्र 2021 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक अभिभावक को स्पष्ट कराना होगा कि 2021 में प्रवेश चूंकि नहीं हो पाए हैं तो वो बच्चे जो 2021 के लिए पात्र थे और इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जब 21-22 में प्रवेश करवाएंगे तो उस स्कूल की जो पहली कक्षा होगी उसे नोशनल माना जाएगा। नोशनल माना जाएगा अर्थात कि वो जो कक्षा होगी उस कक्षा को माना जाएगा कि बच्चा पिछले साल उस कक्षा में पढ़ा है, उसे काल्पनिक माना जाएगा। और आप जब 21-22 में बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं
तो वो कक्षा 21-22 के अनुरूप होगी। यानी कि अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए रोहन नाम का एक बालक है और उस बालक के पिता उसे 20-21 में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवेदन दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उसकी उम्र 16 जून 2020 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो गई है, तो उसका प्रवेश 20-21 के सत्र के लिए कक्षा जो होगी वो कक्षा 1 में उनका प्रवेश बच्चों का होगा। यह प्रवेश जो है नॉशनल होगा, यानी कि वास्तविक रूप से कक्षा 1 से उत्तीर्ण होकर 21-22 में कक्षा 2 में आ गया है, तो वो जब 21-22 में प्रवेश कराएंगे तो कक्षा 2 में प्रवेश माना जाएगा। यानी कि देखिए ये सीधी बात ये है कि 20-21 में प्रवेश हो नहीं पाए, आपका बच्चा अब मान लीजिए 5 साल का हो गया है, अगर 20-21 के प्रवेश के हिसाब से देखा जाए तो इसको पिछले वर्ष के आधार पर गणना की जाएगी, तो वहां पे देखा जाए तो 20-21 में प्रवेश उसका जो है 4 साल की कक्षा में होना चाहिए था। मान लीजिए कि उसका यूकेजी में होना चाहिए था, लेकिन 21-22 में वो यूकेजी मानते हुए 21-22 में उसको यूकेजी की जगह अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी नर्सरी में 20-21 में था तो इस बार वो केजी फर्स्ट में उसका प्रवेश माना जाएगा। तो इस तरह से प्रवेश की प्रक्रिया में नोशन कक्षा मानी जाएगी। अगली कक्षा वर्तमान में आयु के अनुरूप जिस कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है उस कक्षा में माना जाएगा। लेकिन जिस स्कूल को आप चुन रहे हैं, मान लीजिए वो नर्सरी से स्टार्ट हो रहा है और आप चाहते हैं कि बच्चे का प्रवेश जो है केजी 1 में हो, तो केजी 1 में प्रवेश के लिए बच्चा पात्र होगा। नर्सरी वाले स्कूल को आप चुनेंगे, चूंकि 20-21 में उसे नर्सरी में माना जाएगा और 21-22 में उसे केजी फर्स्ट में माना जाएगा, तो उसी स्कूल में आप बच्चे को केजी फर्स्ट में प्रवेश दिला सकेंगे। तो यहाँ पर इन चीजों को स्पष्ट किया गया है और आयु की गणना बच्चे की जो है 16 जून 2021 की स्थिति में की जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम चलते हैं जन्म तिथि के लिए क्या दस्तावेज होंगे। तो जन्म मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। और अगर आयु के लिए अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई और दस्तावेज चाहते तो अस्पताल या सहायक नर्स या जहां ANM के रिकॉर्ड के अनुसार जन्म का क्या प्रमाण पत्र है वो जांचा जा सकता है। आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड दिया जा सकता है। पालक अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र भी दिया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि बच्चे के पालक अभिभावक के बच्चे की जन्म तिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय अधिकारी या नगरीय निकाय या पंचायत जहां पर वह रहता है वहां के किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के 6 माह के भीतर आपको प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है तो सबसे बेहतर है, लेकिन आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बच्चे का प्रमाण पत्र जो है इन दस्तावेजों के आधार पर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसमें और जो आरक्षित सीटों की बात करें तो इसमें RTE पोर्टल है सरकार का। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश आपका बच्चों का होगा और वहां पर शालावार आरक्षित सीटें जो है आपको RTE पोर्टल पर आप देख सकेंगे। इसके बारे में हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा वीडियो दे रहे हैं जिसमें आप बच्चों की सीटें कैसे देख पाएं या अपने पड़ोस के कौन से विद्यालय होंगे जहां पर आप बच्चों को प्रवेश दिला सकते हैं, उन विद्यालयों की सूची कैसे देखें, उनका वीडियो भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन आप RTE पोर्टल पर कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया के बारे में भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो पहले आप इस वीडियो को भली भांति देख लें, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप देखनी है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक को क्लिक करके देख सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हम आपको यहाँ पे जो दर्शाई गई है वो बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन वर्तमान में जो भी प्रक्रिया हो रही है वो ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से होगी। आपको किसी भी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन नहीं करना और ऑफलाइन आवेदन मान्य भी नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा इसकी प्रक्रिया हम अगले वीडियो में दे रहे हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप आपकी सुविधा के लिए जो है RTE पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध है और हम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आवेदन पत्र का प्रारूप दे रहे हैं। दूसरा है आवेदक जो है निःशुल्क प्रवेश के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा और ऑनलाइन आवेदन में जो है उस संबंधित आवेदक को कम से कम 3 स्कूलों के विकल्प को दर्ज करना होगा और अधिकतम 10 स्कूलों को वो चयन कर सकता है। और यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम, वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित वार्ड में 3 अशासकीय स्कूल नहीं है तो 3 से कम आवेदन दर्ज करने की छूट रहेगी, यानी 3 से कम स्कूल वो चुन सकते हैं अपने क्षेत्र के। अब हम बात करते हैं आगे
अब आप पड़ोस का क्षेत्र कौन सा होता है, विस्तारित क्षेत्र कौन सा होता है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएं। तो आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम में दर्ज किए जाएंगे। जो पहला नाम स्कूल का होगा वो पहला प्रायोरिटी पे लिया जाएगा और दूसरे को दूसरे प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। तो आपको स्कूलों का नाम कैसे चयन करना है वो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली भांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही पोर्टल पर आवेदन लॉग करें। एक बार तो आवेदन को आपको भरने के बाद लॉग भी करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज, पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। जब फॉर्म भरोगे आप तो आपकी पात्रता आ रही है तो उसका कोई एक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदक सुनिश्चित करेंगे कि दर्ज की गई जानकारी संपूर्ण रूप से सही भरी गई है और जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। ठीक है। और यदि किसी बालक का एक बच्चा किसी अशासकीय स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत है तो उस पालक के द्वारा अपने दूसरे बच्चे का उसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के लिए प्राथमिकता देते हुए आवेदन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पालक के लिए पूर्व से अध्ययनरत बच्चे के स्कूल में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विकल्प ऑनलाइन लॉटरी के प्रक्रिया में रहेगा। यानी कि अगर आपका एक बच्चा पहले से आईटी के तहत आप पढ़ा रहे हो, दूसरे बच्चे का आवेदन करना चाहते हो तो कर सकते हो और आप उसी स्कूल को प्राथमिकता दे सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों का परीक्षण जो होगा वो मूल दस्तावेजों के साथ होगा, यानी दस्तावेज सत्यापन होगा। अगर दस्तावेज आपने ऑनलाइन जो जानकारी भरी है उसके अनुसार मूल दस्तावेज आपके सत्यापन के दौरान नहीं मिलते हैं तो आपका आवेदन आपको अपात्र माना जाकर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो भी उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा और उसे लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आवेदन की यह जिम्मेदारी होगी कि आवेदन देने के पूर्व यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश के लिए पात्रता है, वंचित वर्ग या कमजोर वर्ग का, जिस वर्ग का वो चाहता है उस वर्ग का वो है, इस बात की पुष्टि कर ले। और ग्राम वार्ड परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत है, इस बात का भी वो पुष्टि कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यान पूर्वक ही स्कूलों को प्राथमिकता क्रम में दर्ज करे और आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन की पोर्टल से जनरेटेड कॉपी अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रखना है। ये पावती आपको पास होना अनिवार्य, सत्यापन के दौरान आपसे ये चाहिए जाएगी। यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के तहत किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो दोबारा आवेदन नहीं कर पाएगा, आवेदन के लिए वो अपात्र होगा। तो पूरी प्रक्रिया को आप अच्छे से पढ़ ले। कोविड प्रोटोकॉल की पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को आपको आवेदन भरना है। अब अगर आप आवेदन भर देते हैं और आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है और आप त्रुटि सुधार करते हैं चाहते हैं तो उसके लिए पोर्टल पर त्रुटि सुधार ऑप्शन में जाकर त्रुटि सुधार कर सकते हैं, लेकिन आवेदन लॉग करने से पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारी सत्य है। आरटीई पोर्टल पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर त्रुटि सुधार की आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एक पर एक पासवर्ड यानी कि ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करने के बाद ही वो आवेदन में त्रुटि सुधार कर पाएंगे और उसे लॉक कर पाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें, आवेदन भरने के बाद लॉक बिल्कुल ना करें जब तक कि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए। लॉक करने के बाद आवेदन में त्रुटि सुधार भी संभव नहीं है, तो आवेदन को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि निर्धारित समय अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि आवेदक ने आवेदन जो दर्ज किया उससे संतुष्ट है और उसके बाद किसी प्रकार की त्रुटि सुधार का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात आवेदन में त्रुटि सुधार नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखें। यानी सत्यापन से पूर्व ही आप आवेदन में सुधार कर सकेंगे, उसके बाद आप आवेदन में सुधार नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत बच्चों का मूल दस्तावेजों का सत्यापन होना है, तो ये सत्यापन कैसे होगा इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र वहां पे उपलब्ध होगा, उसे डाउनलोड करना होगा और इनकी दो प्रति निकालना है और निर्धारित स्थल जहां पर दिखाया गया है वहां पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन की प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित सत्यापन केंद्र पर जाकर माता पिता अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्र, मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा अगर आपका है यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है
तो आपको जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति ले जाना अनिवार्य होगा और मूल निवास का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज सत्यापन न कराए जाने पर, अगर आप मूल दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराते हैं तो सत्यापन, ये जो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। कोविड-19 में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक बच्चों को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है और कोविड प्रोटोकॉल का आप पालन करते हुए सत्यापन केंद्र पर पहुंचे। एक बात और ध्यान रखिए, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर आप सत्यापन के दौरान डालेंगे, नंबर 1 वाला मोबाइल, क्योंकि 2 मोबाइल उसमें पूछे जाते हैं, मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2, तो मोबाइल नंबर 1 पर ही ओटीपी आएगा। इसलिए सत्यापन केंद्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया गया है उस मोबाइल को अपने साथ ले जाएं, ताकि सत्यापन के दौरान ओटीपी आपसे पूछा जाएगा, वो ओटीपी आपको बताना है सत्यापन केंद्र पर और आपका आवेदन का सत्यापन वहां से होगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों का आवेदक के मूल दस्तावेजों से सत्यापन किया जाएगा। आवेदक ने आरटीई में निःशुल्क प्रवेश के लिए जिस निर्धारित कोटा या निवास क्षेत्र आयु अनुसार जिस कक्षा के लिए आवेदन किया है उसे उस कोटा आयु संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि उसने अगर मान लीजिए वंचित वर्ग से किया है तो वंचित वर्ग का प्रमाण पत्र, कमजोर वर्ग से किया है तो बीपीएल राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड या प्रमाण पत्र अन्य कोई, या फिर कोविड-19 से अनाथ बच्चों के लिए किया है तो उसका कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप पर आपकी यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा। सत्यापन अधिकारी उनकी जो मोबाइल आईडी पे मोबाइल ऐप पे ही लॉगिन करेंगे और आपके आवेदन का सत्यापन करेंगे और अंकित विवरण दर्ज किया जाएगा। सत्यापन केंद्र पर जाने से पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप को लॉगिन करके देख लेंगे। तो ये तो सत्यापन अधिकारी के लिए हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें करना है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि अगर आप ऑनलाइन लॉटरी में सिलेक्ट होते हैं, सत्यापन आपका सही होता है, सत्यापित आपका आवेदन हो जाता है तो आप ऑनलाइन लॉटरी में सम्मिलित हो आपका आवेदन किया जाएगा, अन्यथा आपका आवेदन ऑनलाइन लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को ये ऑनलाइन लॉटरी में किया जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दें कि आपका आवेदन पूर्ण रूप से सत्यापित आप करवा लें, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। अब ये जो लॉटरी होती है ये केंद्रीकृत रैंडमाइजेशन यानी कि पारदर्शी तरीके से खोली जाती है, इसलिए इसमें कहीं पर भी गुंजाइश नहीं होती है कि किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सके। इसलिए आप किसी भी प्रकार का कोई अनवांछित चीजें आपको किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा अपना आवेदन करेंगे और आवेदन के बाद आप सत्यापन करवाएंगे। सत्यापन के बाद आपके ऑनलाइन लॉटरी में स्वतः खुलेगा। तो ऑनलाइन लॉटरी के दौरान अगर आपका लॉटरी में नंबर लगता है तो आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा और फिर आप वहां पर जो है अपने आवेदन के आधार पे प्रवेश के लिए पात्र होंगे। सीट आवंटन की बात होती है ऑनलाइन लॉटरी के बाद, तो सीट आवंटन जो है प्रथम प्राथमिकता जो सीट आवंटन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में होने पर उसी ग्राम या शहरी क्षेत्र में होने पर उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इसी प्रकार उसी वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीट रिक्त होती है तो पड़ोस की सीमा के जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा में लगे हुए ग्राम या नगरीय क्षेत्र हैं उनको आवेदन प्रवेश की पात्रता होगी। यानी कि देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उसी ग्राम के जो स्कूल है उसमें पहली प्राथमिकता आपको दी जाएगी। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में जो स्कूल है उसकी प्राथमिकता आपको दी जाएगी। और अगर आप जो ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं और शहरी क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं तो जहां जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड की स्कूल आपको दिखाई देंगे और उसी प्राथमिकता आपको दिखाई देगी। तो आवेदक को स्कूल आवंटन की सूचना मोबाइल पर एसएमएस के प्राप्त होगी और आवंटन के पश्चात जो है आपको सीधा अपने पोर्टल से एक पत्र, आवंटन पत्र आपको पोर्टल से डाउनलोड करना होगा और उसको डाउनलोड करने के बाद आप जो है सीधे अपने स्कूल में पहुंचेंगे। साथ ही आवेदकों को स्कूल आवंटन की जानकारी बीईआरसी कार्यालय के माध्यम से भी मिल सकती है, वहां पे भी वो संपर्क कर सकेंगे। आवंटन पश्चात सत्यापन उपरांत पात्र बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जाकर प्रवेश ग्रहण करना तथा पोर्टल पर रिपोर्टिंग दर्ज कराना होगी। तो यहाँ पर जो है आप अपने ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से जो आपको आवंटन पत्र मिला है और अपने दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो को लेकर आवंटित स्कूल में पहुंचेंगे और बच्चों के उपस्थित होने पर उसी दिन जो है स्कूल द्वारा जानकारी अपडेट की जाएगी और प्रवेश दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब इस प्रवेश प्रक्रिया में जो है 10 जून से प्रारंभ होगी और जो 30 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी, यानी कि 10 जून से 30 जून के भीतर ही आप आवेदन कर पाएंगे। 30 जून के बाद आवेदन अमान्य होगा।
ऑनलाइन आवेदन का जो होगा उसके पावती 2 प्रति में डाउनलोड करके दस्तावेजों का सत्यापन अगर आपको करवाना है, और वो दस्तावेज सत्यापन आपके क्षेत्र में जहां जहां पे आपके जन शिक्षा केंद्र हैं वहां पर होना है। और वो दस्तावेज सत्यापन आप 14 जून से प्रारंभ होगा, जो कि 1 जुलाई तक होगा। तो 14 जून से 1 जुलाई के बीच में आप जाकर अपना दस्तावेज का सत्यापन करवा सकते हैं। 6 जुलाई को लॉटरी खोली जाएगी ऑनलाइन, और आवेदकों को SMS से सूचना होगी, यानी कि आपने आवेदन भर दिया है तो 6 जुलाई को आपको इसके बारे में अन्य सूचना प्राप्त होगी। और 6 जुलाई से 16 जुलाई तक आप स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रवेश दिला सकेंगे। लॉटरी के बाद भी सीटें रिक्त रहती है, तो 19 जुलाई को दूसरी लॉटरी खोली जाएगी और उस तरह से अगली लॉटरी खोली जाएगी। इस तरह की पूरी प्रक्रिया रहेगी। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के जो लिए विकल्प है, अगला अगर यहाँ पे सब कुछ होने के बाद भी सीटें रिक्त रहती है तो फिर से आवेदन की प्रक्रिया खोली जाएगी। तो ये अगली आवेदन की प्रक्रिया 7 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य होगी। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान आवेदन पत्र का प्रारूप हम आपको दिखा रहे हैं कि आप ये आवेदन पत्र का प्रारूप सेव कर लें और इसके आधार पर अपनी जानकारी भर के रखें पहले से, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान आपको आवश्यकता होगी। तो ऑनलाइन आवेदन में कैसे करना है उसका वीडियो हम आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बहुत आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन की पूरी प्रक्रिया हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगला वीडियो हम आपको जो है यहाँ पे दे रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक, अपने रिश्तेदार, मित्रों और अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले पाएं। तो वीडियो में आपके जो जवाब हैं, सवाल जवाब के लिए नेक्स्ट वीडियो जो अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल है उनका वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप समग्र आईडी कैसे जानेंगे उसकी प्रक्रिया को भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई तकलीफ आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।